Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of December 2022. 26 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहे कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों ने किया है, कीप डूइंग दैट। आपके सपोर्ट के कारण हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है एंड हम भी काफ़ी कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। ये सवाल आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज कंसीडर्ड एज द बेडरॉक ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इनमें से कौन से पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल ऐसा है जो कि बेडरॉक माना जाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। ऑप्शंस आर ए लिबर्टी, बी सॉवरेनिटी, सी फ्रेटर्निटी या डी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल है जो कि बेडरॉक माना जाता है आपके गवर्नमेंट का। तो इसका करेक्ट आंसर है डी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप यू गॉट द आंसर करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज त्रिरत्न अंडर जैनिज्म। जैनिज्म के अंतर्गत त्रिरत्न इनमें से कौन से माने जाते हैं। तो फर्स्ट इज राइट लाइवलीहुड, सेकंड इज राइट नॉलेज, थर्ड राइट कंडक्ट, फोर्थ राइट स्पीच, फिफ्थ राइट फेथ। तो आपको बताना है इनमें से त्रिरत्ना कौन से हैं जैनिज्म के अंतर्गत, ठीक है ना। देखो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। आपको मैंने एक बार ट्रिक बताई थी कि जब आपको जैनिज्म के त्रिरत्नास याद रखने हो तो KFC करके कोड होता है। जैसे केंटकी फ्राइड चिकन है ना, उसका कोड आप बना लीजिए KFC करके। तो K इज फॉर नॉलेज, F is for faith and C is for conduct. तो right faith, right knowledge and right conduct. These are the Triratnas under the Jainism. I hope you got clarity regarding that as well. तीसरा सवाल है, which of the following statements regarding the Vedanta school of thought are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वेदांता स्कूल ऑफ थॉट के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द स्कूल अपहोल्ड्स द फिलोसफीज ऑफ लाइफ एज इलैबोरेटेड इन द उपनिषद्स। दूसरा है द वेदांता थ्योरी डिनाइज द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखो बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें जो फिलॉसफी ऑफ उपनिषद है वेदांता में वो अपहोल्ड की गई है, दैट इज बिल्कुल करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा है, द थ्योरी डिनाइज द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, ये गलत है क्योंकि आपका जो वेदांता स्कूल ऑफ थॉट है वो कर्म को प्रधान मानता है और इसके साथ पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ जो है उसको भी काफी ज्यादा वेटेज देता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही रहेगा। आंसर विल बी वन ओनली। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थ्री क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है प्राइम मिनिस्टर की कल के मन की बात की। उन्होंने कहा है कि नाउ द इंडिया विल कंप्लीटली इरेडिकेट काला आजार डिसीज। इंडिया जो है कंप्लीटली काला आजार डिसीज को इरेडिकेट कर देगा, ये उन्होंने कहा, ठीक है ना। अब मन की बात में उन्होंने बताया कि हमने किस तरीके से स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड गिनी वर्म नाम की जो डिसीजेज हैं उनको हमने इरेडिकेट किया। लिख लीजिए कौन कौन से, स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड गिनी वर्म, ठीक है ना। तो काला आजार को भी हम बहुत जल्द कर लेंगे। काला आजार याद रखिएगा, इसको विसेरल लिशमैनियासिस बोलते हैं, विसेरल लिशमैनियासिस बोलते हैं। एक प्रोटोजोआ पैरासिटिक डिसीज है, याद रखिएगा, दिस इज अ प्रोटोजोन पैरासिटिक डिसीज और इसको स्प्रेड करता है एक वेक्टर जिसका नाम है सैंड फ्लाई बाइट्स। याद रखिएगा, सैंड फ्लाई नाम का एक वेक्टर है जो कि इसको स्प्रेड करता है। इसको बोलते हैं विसेरल लिशमैनियासिस, एक प्रोटोजोन पैरासिटिक डिसीज है and these flies are infected with the parasite called Leishmania donovani। तो Leishmania donovani नाम का एक पैरासाइट अटैक करता है पहले इस फ्लाई को, फिर ये सैंड फ्लाई जब दूसरे मतलब इंसानों के उसमें जाती है तो कांटेक्ट में आती है तो फिर उनको लिशमैनियासिस या काला आजार या इसको ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, कई लोग इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं, तो उसको स्प्रेड करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थिंग्स रिगार्डिंग द काला आजार। और अगर आपको कोई फैक्ट पता चलता है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दूसरे न्यूज आइटम की तरफ मूव करते हैं। द सेकंड न्यूज आइटम इज दैट तालिबान ने अभी अफगानिस्तान में क्लियर कर दिया कि जितने भी फॉरेन एनजीओज हैं और जितने भी लोकल एनजीओज हैं दे विल नॉट एम्प्लॉय द फीमेल एम्प्लॉयज देयर, है ना। तो अब वहां पे किसी भी तरीके से देखो, आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की रिजीम आ गई है और अफगानिस्तान की जो तालिबान रिजीम है वो काफी ज्यादा रिग्रेसिव है ना कि प्रोग्रेसिव, और इतनी रिग्रेसिव है कि वहां पे महिलाओं को जो भी अधिकार मिलते थे वो बंद कर दिए गए हैं। उनके शिक्षा के अधिकार, उनको
एजुकेशनल राइट्स, ये सब कुछ नहीं दिए जा रहे हैं. नाउ इवन देयर राइट टू वर्क इन द एनजीओज हैज बीन टेकन, है ना. उनका जो एनजीओ में काम करने का राइट है वो भी एक तरीके से उनसे छीना जा रहा है. एंड नाउ द यूनाइटेड नेशंस आर सेइंग दैट दिस मूव विल हिट द ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान. यूएन का कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस जो अफगानिस्तान में हो रहे थे उनको काफी इंपैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस. बट आप याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री ऐसी है रिसेंटली जिसने महिलाओं को एनजीओ में काम करने की परमिशन नहीं दी है. तो इसमें अब आपका कौन सा रहेगा? अफगानिस्तान, तालिबान के रेजिम. इन अ रिवेटिंग पॉलिटिकल ड्रामा इन नेपाल, प्रचंड नेम्ड प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पे तीसरी बार, याद रखिएगा आपको, तीसरी बार ऐसा हुआ कि पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो अब प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के, ठीक है ना. तो ही इज बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल फॉर द थर्ड टाइम. तो याद रखिएगा पुष्प कमल दहल प्रचंड, आप ये नाम याद रखिएगा, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल के. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स. आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस में, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जहां पे हमको डिस्कस करना है. सिक्स अर्ज टू ऑब्जर्व 26 दिसंबर है साहिबजादे शहादत दिवस. अब यहाँ पे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC कमेटी जो है, जो कि ऑपरेट करती है मेनली आपके सिख ऑपरेशंस को एंड ऑल, तो उन्होंने ये कहा है कि साहिबजादे शहादत दिवस के रूप में मनाया जाए 26 दिसंबर को, ना कि वीर बाल दिवस के रूप में. अब आपको सबको मैंने कल बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 26 दिसंबर का जो दिन है वो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा. गुरु गोविंद सिंह के जो दो पुत्र थे यानी कि बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनके शहादत के दिन के रूप में इसको मनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने नाम रखा था वीर बाल दिवस. तो अब ये SGPC जो है यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसने ये कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसको आप अगर मनाना ही चाहते हो तो साहिबजादे शहादत दिवस के रूप में ही मनाए. इसको वीर बाल दिवस बोल करके यू आर जस्ट व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर कॉन्स्पायरिंग टू अंडरमाइन द ग्रेटेस्ट मार्टिरडम इन द वर्ल्ड्स रिलीजियस हिस्ट्री. तो वर्ल्ड के रिलीजियस हिस्ट्री में सबसे बड़ी शहादत है, उसको आपने वीर बाल दिवस बोल दिया. इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड कॉल इट साहिबजादे शहादत दिवस. तो दिस इज द थिंग विच हैज बीन देयर. ये न्यूज में था इसलिए मैंने आपको बता दिया. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आपको याद रहेगा, इसको याद रखेगा, ठीक है ना. आगे मूव करते हैं. लेपायर्स सिटी ऑफ जॉय इन पिलखानाज स्लम रिमेंबर्स हिम ऑन क्रिसमस. तो यहाँ पे डोमिनिक लेपायर का नाम आया. तो डोमिनिक लेपायर कौन थे? याद रखिएगा, डोमिनिक लेपायर जो है ही इज द ऑथर ऑफ सिटी ऑफ जॉय. एक किताब है सिटी ऑफ जॉय जिसके ऑथर है डोमिनिक लेपायर. एंड इन्होंने क्या किया था, जब अपनी बुक लिखी थी तो हावड़ा कलकत्ता में एक जगह है पिलखाना नाम की, तो वहाँ का काफ़ी मेंशन किया था और पिलखाना को वर्ल्ड मैप में एक तरीके से लाया था इन्होंने. तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अभी भी इनको ट्रिब्यूट देते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको मानते हैं डोमिनिक लेपायर को, और कहते हैं कि मतलब कि उनके कारण हम जो है वो वर्ल्ड मैप में आए. सो ऑल क्रेडिट टू डोमिनिक लेपायर फॉर ए सिटी ऑफ जॉय. पिलखाना आप याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो आज हम आते हैं एडिटोरियल पार्ट में. पहला जो एडिटोरियल है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शंस. ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शंस. तो यहाँ पे ऑथर ने बात की कि किस तरीके से बहुत सारे गैप्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बना करके रखे हैं और वर्किंग में. तो सबसे पहला गैप ऑथर ने जो बात की है आर्टिकल 200 की बात की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 की, जिसमें कोई भी टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि गवर्नर कितने दिनों में असेंट देगा बिल को. आप सबको पता है कि बिल पास होता है जब विधानसभा से, है ना, यानी किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होता है तो वो जाता है फिर गवर्नर के पास साइन होने के लिए. ठीक है ना. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 200 में ये तो बताया कि असेंट प्रोवाइड करेगा गवर्नर, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने टाइम पीरियड में वो असेंट प्रोवाइड करेगा. ठीक है ना, कितने दिनों में वो बिल को या तो विदहोल्ड कर देगा या तो अपहोल्ड करेगा या विदहोल्ड कर देगा अपना असेंट, है ना. तो जब ये टाइमलाइन नहीं दी गई है तो इस कारण से क्या होता है, गवर्नर्स इसका मिसयूज करते हैं. दे स्टार्ट सिटिंग ऑन द बिल्स, वो बिलों पे बैठ जाते हैं. बिलों पे बैठने का मतलब क्या है कि उसको डिले करते हैं बिलों को, है ना. जैसे तमिलनाडु में ऑनलाइन गैम्बिंग एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेम्स बिल 2022 था. ये है केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2022 था, है ना. लगभग तमिलनाडु में 20 बिल्स ऐसे हैं जो अभी भी गवर्नर के साइन का वेट कर रहे हैं, है ना. एंड तेलंगाना, वेस्ट बंगाल है, हर जगह सिचुएशन लगभग यही है.
तो ऑथर ने कहा कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जब हम देखेंगे, मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसमें हमको कहीं पे भी क्लियर कट टाइमलाइन नहीं दिखती है, क्लियर कट टाइमलाइन नहीं दिखती, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ऑर्डर ऐसा है जो कि क्लियर टाइमलाइन की बात करे। हालांकि कोर्ट ने कई बार ये जरूर कहा है कि गवर्नर को ऑनर करना चाहिए द विल ऑफ द पीपल, है ना, गवर्नर शुड ऑनर द विल ऑफ द पीपल। अब आप सबको पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं उनको लोगों ने डायरेक्ट चुना है, एंड दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड देयरफॉर इफ यू आर जस्ट डिलेइंग देयर बिल्स, इफ यू आर डिलेइंग द बिल्स ऑफ दीज पर्संस, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग योर असेंट इन ड्यू टाइम, देन व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर अल्टीमेटली अंडरमाइनिंग दैट लेजिस्लेटिव विल ऑफ द पीपल, है ना। तो आप उनके विल को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से अंडरमाइन कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो है इशू जो ऑथर ने उठाया कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, वो है प्रेसिडेंट नॉट एक्टिंग स्विफ्टली टू ग्रांट असेंट टू द बिल्स रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब दूसरा जो इशू है वो इशू कहाँ का है, वो इशू है कि कोई बिल क्या होता है, गवर्नर कई बार प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख देता है, ठीक है ना। गवर्नर क्या होता है, कई बिल्स को रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अब प्रेसिडेंट भी कोई उस पर एक्ट नहीं करते कई बार, तो प्रेसिडेंट जैसे अभी तक उन्होंने नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है एग्जामिशन बिल जो कि तमिलनाडु ने पास किया था, वो चला गया था प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए, तो उसको अभी भी उन्होंने नहीं किया। अब इसमें भी कोई टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है अंडर आर्टिकल 201, देयर इज नो टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 201 फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड ऑन द आउटकम ऑफ द बिल। जब कोई टाइमलाइन नहीं रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, कोई जब टाइमलाइन नहीं है कोई उसको वो नहीं करेगा। हर जगह बाकी जगह पे 6-6 महीने की टाइमलाइन रहती है, वैसे जैसे एक हाउस से दूसरे हाउस में गया तो 6 महीने की टाइमलाइन रही, या फिर सपोज करो कि रिकंसीडरेशन के लिए जब गया तो उसमें 6 महीने की टाइमलाइन रही, लेकिन यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं है फॉर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर टू गिव असेंट टू द बिल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि भैया यहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है ना, यहाँ पे रिफॉर्म की आवश्यकता है। एंड जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी थी, उसने ये भी कहा था कि दैट गवर्नर विदहोल्ड्स, इफ द गवर्नर विदहोल्ड्स असेंट टू द बिल इंडेफिनिटली, सच अ कोर्स विल नॉट बी कंड्यूसिव विद द डेकोरस रिगार्ड ऑफ अ गवर्नर, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर बिल इसी तरह से इंडेफिनिटली उन्होंने विदहोल्ड किया तो दिस विल नॉट बी इन ट्यून विद द गवर्नर, ठीक है ना, और गवर्नर के काम जो है अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नर हो जाएगा ये अगर इस तरीके से गवर्नर करते हैं और बिल को टाइमली पास नहीं करते हैं तो, ठीक है ना। एंड इसीलिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि 6 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए, देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, जिसके अंतर्गत गवर्नर जो है वो अपना असेंट दे दे और डिसाइड कर दे, ठीक है ना। दोनों ही केस में कम से कम 6 महीने का जो 6 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है ना, 6 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए विद इन विच दे शुड गिव द रिकमेंडेशन। एंड इसके अलावा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कमेटी बनाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा 2000 में, उसने भी रिकमेंड किया था दैट देयर शुड बी अ टाइम लिमिट एंड दैट टाइम लिमिट शुड बी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है ना। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने कहा था कि 2000 में कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया था कि दैट 6 मंथ टाइम शुड बी देयर इन ऑर्डर टू गिव द असेंट टू दीज बिल्स, एंड गवर्नर को ये टाइमलाइन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। एंड सरकारिया कमीशन जो थी उसने भी यही कहा था, सरकारिया कमीशन आपको पता है सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बनाई गई थी, तो सरकारिया कमीशन ने कहा था कि देखो आपको पहले तो एक काम ये करना चाहिए कि गवर्नर के साथ बिल पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए, एंड वंस यू हैव डिस्कस्ड द बिल विद द गवर्नर देन यू शुड गिव द टाइम पीरियड ऑफ मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड दो फाइनली बात के लिए, ताकि गवर्नर उसमें बिल को अप्रूव करते। तो देखो जब आप पहले ही गवर्नर के साथ डिस्कस कर लोगे बिल, तो क्या होगा कि उसको बाद में जो टाइम लगता है बिल समझने में वो नहीं लगेगा, एंड वो असेंट अपने एक लिमिटेड टाइम पीरियड में फिर दे पाएगा। तो दीज आर द इश्यूज दैट हैज बीन टेकन हियर, एंड ऑथर ने वही कहा कि देखो क्वीन रीन करती है, कंसेप्ट है क्वीन रीन्स बट द मिनिस्टर्स रूल, दिस इज द एक्चुअल सेइंग कि क्वीन रीन जरूर करती है बट एक्चुअली जो रूल है वो मिनिस्टर्स का होता है, एंड दैट इज द बेडरॉक ऑफ वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट। आप सबको पता है कि इंडिया में भी वेस्टमिंस्टर सिस्टम फॉलो होता है जैसा कि ब्रिटेन में फॉलो होता है, तो हमको भी विल ऑफ द पार्लियामेंट जो है, विल ऑफ द लेजिस्लेशन, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोगों की विल को सबसे ऊपर रखा, सबसे सर्वोपरि रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। दूसरे एडिटोरियल पे आते हैं। दूसरा एडिटोरियल है फॉरेस्ट राइट एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। यहाँ ऑथर ने बात की है
फॉरेस्ट राइट एक्ट की एंड किस तरीके से जो ट्राइबल लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ द प्रोविजंस। जैसे सबसे पहले ऑथर ने बात की कि वैसे जब आप फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ोगे तो उसमें 4 हेक्टेयर तक का लैंड सीलिंग परमिटेड है, मतलब आपके पास मैक्सिमम 4 हेक्टेयर लैंड आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन जो लोग हैं जो उन्होंने क्लेम किए हैं, तो मेजोरिटी जो फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं उन्होंने 1 एकड़ से ज्यादा लैंड मतलब क्लेम नहीं किया है। याद रखिएगा कि 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होते हैं। आई थिंक 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ के आसपास होते हैं, अगर आप एक बार ये मिला करके देख लीजिए। और जो आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसमें 4 हेक्टेयर तक का लैंड सीलिंग परमिटेड है, लेकिन वहां पे 1 एकड़ से ज्यादा लैंड किसी भी क्लेमेंट के पास नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने कहा कि मोस्ट ऑफ द लैंड्स आर पैसारी भूमिज। पैसारी भूमि का मतलब क्या होता है? वेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड विच हैज नॉट बीन नोटिफाइड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब ऐसा एरिया विच इज आइदर वेस्टलैंड और फॉरेस्ट लैंड विच हैज नॉट बीन नोटिफाइड एज द प्रोटेक्टेड एरिया और रिजर्व फॉरेस्ट, वो कहलाती पैसारी भूमि कहलाती है, ठीक है ना। इनको रेवेन्यू लैंड्स भी कहा जाता है, दीज आर रेवेन्यू लैंड्स बेसिकली, ठीक है ना। अब देखो क्या इश्यूज क्या क्या हो रहे हैं। सबसे पहला इशू जो होता है वो होता है कि जब ये यूनेस्को या कोई इस तरीके से प्रोटेक्टेड साइट आप डिक्लेयर कर देते हैं, व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग द लैंड एज यूनेस्को रिजर्व साइट, या फिर आप उसको प्रोटेक्टेड साइट बनाते हैं, या आप उसको नेशनल पार्क या आप उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सम ऑफ दीज ट्राइबल लैंड्स आर अंडर द मतलब उसी के अंतर्गत आ रहा है वो, ठीक है ना। तो इस कारण से दिक्कत क्या हो रही है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाते। आप सबको पता है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऐसी जगहों पे बहुत सारी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड रहती हैं, और वही एक्टिविटीज जब प्रोहिबिटेड होंगी तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं वो उनका यूज नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है फिर दैट विल स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर देम, है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे सजेशन ये दिया कि जब भी आप प्रोटेक्टेड साइट ये सब करें तो पहले वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑब्जर्व करें, वहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ डिस्कस करें, और उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही आप डिटरमाइन करें कि क्या उसको डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है। दूसरी चीज ऑथर ने बोला कि ऐसे रीजन्स में क्या होता है कि एनिमल्स का भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। एनिमल्स का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है और एनिमल्स को आप मार नहीं सकते, एनिमल्स को हटा नहीं सकते। इस कारण से क्या होता है मंकीज और स्नेक्स ये सब रिलीज हो जाते हैं अर्बन सेटिंग में और उनके घरों में इंटर कर जाते हैं जो ऐसी रीजन में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स in Karnataka they fall under the protected areas of national parks, wildlife sanctuaries and all these, and remaining are reserved forest, and issue become complicated when the people refuse to relocate on ground of their attachment। अब क्या होता है जब इनको डिक्लेयर किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, तो अब यहाँ पे रिलोकेट करने के लिए कहा जाता है, तो ट्राइबल पीपल कई बार रिलोकेट करने के लिए नहीं मानते हैं, दे डू नॉट एक्सेप्ट रिलोकेशन एंड ऑल, है ना, बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ देयर जो भी उनका वो रहा हो, बट दे डोंट कंसिडर द मूवमेंट एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हैं। तो कंजर्वेशन बिल्कुल सही बात है, कंजर्वेशन करने की जरूरत है, लेकिन फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उनके भी राइट्स हैं, उनके भी राइट्स ऐसा ना हो कि वो वायलेट हो जाए या उनके लिए प्रॉपर स्पेस ना प्रोवाइड करें। दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे डार्क पैटर्न्स ऑन द इंटरनेट, यहाँ पे डार्क पैटर्न्स की बात हुई है। लेट्स सी व्हाट इज द डार्क पैटर्न एंड व्हाट इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कई बार ट्रिक करते हैं इंटरनेट में बहुत सारी चीजें कि आप क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल एड्स, बीच आपने कुछ सर्च किया, आपने कोई बुक सर्च की, अब रिजल्ट में आपको बुक को छोड़ करके बाकी सारी चीजें मैच करती हुई आएंगी, जैसे कि जिसमें ताकि आप क्लिक कर दें उनमें। तो ये जो पैटर्न होते हैं डार्क पैटर्न्स कहलाते हैं। दीज आर द डार्क पैटर्न्स एंड इस पे आप सस्पेक्ट नहीं करते कई बार एंड यू जस्ट क्लिक देम देयर, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डार्क पैटर्न्स, या फिर इनको डिसेप्टिव पैटर्न भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज डिसेप्टिव पैटर्न्स, ठीक है ना। एंड दीज आर अनएथिकल यूजर इंटरफेस डिजाइंस, ये एक तरीके से अनएथिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन है, एंड इस कारण से आप क्या होता है कि कंपनी को बेनिफिट मिलता है बाय एम्प्लॉइंग दीज डिजाइंस एंड ऑल, बाय एम्प्लॉइंग दीज डिजाइंस द कंपनीज दे बेनिफिट, है ना। एंड यहाँ पे इसमें जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, गूगल एड्स का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, और इसमें यूआई का डिजाइन ऐसे क्रिएट किया जाता है जैसे मान लो आपने न्यूज़पेपर सर्च किया, ठीक है ना, आपने न्यूज़पेपर सर्च किया कि मुझे आज न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो अब होगा क्या, दे विल गिव यू ऐसे सर्च रिजल्ट देंगे और यहाँ पे भी लिखा रहेगा जैसे द हिंदू लिखा रहेगा, लेकिन एक्चुअली में ये न्यूज़पेपर नहीं होगा। अब ये आपका डिजाइन में लगेगा कि न्यूज़पेपर है, लेकिन ये किसी और चीज की वेबसाइट होगी। अब आप इसको गलती से क्लिक कर दोगे, आपने क्लिक कर दिया, अब आप उस पर वेबसाइट पर चले गए, है ना। अब ये पता चला कि ये तो स्पॉन्सर्ड वेबसाइट थी और किसी और चीज के लिए वेबसाइट थी। तो ये तरह के जो डिसेप्टिव पैटर्न है, इन्हीं को डिसेप्टिव पैटर्न या फिर डार्क पैटर्न्स कहा जाता है, ठीक है ना। अमेजॉन भी काफी ज्यादा इसको यूज करते हैं। जैसे कि अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आप एंड करना चाहे तो वो प्रोसेस ही इतनी ज्यादा मल्टी स्टेप है
वो डिजाइन ही ऐसा बनाया गया कि आप उसको रिजेक्ट ही नहीं कर पाओगे। मतलब इनफैक्ट कभी ट्राई करके देखना आप लोग। नेटफ्लिक्स में ही आप देख लो, नेटफ्लिक्स में आपको अगर प्लान कैंसिल करना है या प्लान अपग्रेड करना है, पेमेंट करनी, कितना टफ होता है ना। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर देयर, एंड इन कारणों से ये डिसेप्टिव पैटर्न्स या डार्क पैटर्न्स जो होते हैं यही आपके यूजर एक्सपीरियंस को सही नहीं करते हैं। तो देखो वही है, डार्क पैटर्न्स कैसे अफेक्ट करते हैं, दे इंडेंजर द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेट यूजर्स, इंटरनेट यूजर्स के एक्सपीरियंस को इंडेंजर करते हैं, मेक देम मोर वल्नरेबल टू फाइनेंशियल एंड डाटा एक्सप्लॉयटेशन बाय बिग टेक फर्म्स। जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं उनमें डाटा ब्रीचेस बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ दीज। एंड डार्क पैटर्न्स ऑल्सो कंफ्यूज द यूजर्स, दे इंट्रोड्यूस ऑनलाइन ऑब्स्टिकल्स, मेक सिंपल टास्क्स टाइम कंज्यूमिंग, एंड दे यूज sign ups and unwanted service products and all. These are the things which are there, and pay more money or share more personal information when they are not intending to do so. तो ये सारे issues जो हैं वो डार्क पैटर्न्स या डिसेप्टिव पैटर्न्स के कारण है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट सेज रेजिंग जजेस रिटायरमेंट एज मे बेनिफिट द नॉन परफॉर्मर्स। अब एक मुद्दा अभी सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की या हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ा देनी चाहिए या नहीं बढ़ा देनी चाहिए। तो इस पर डिस्कशन करते हुए कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं। आप लोग अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग लिख लीजिएगा कि देखो जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि भैया अगर आप एज बढ़ाएंगे तो वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी तो जो केसेस की पेंडेंसी वो खत्म होगी। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे जो डिस्कशन के बाद निकला उसका इसमें कहा है कि नहीं, दिस विल लीड टू अ कास्केडिंग इफेक्ट, इससे कास्केडिंग इफेक्ट आएगा और गवर्नमेंट के जो बाकी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं सेंटर स्टेट लेवल पे, पीएसयूज के, कमीशंस के, वो भी अपनी एज रेज करने की डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो फर्स्ट इट विल लीड टू अ कास्केडिंग इंपैक्ट। सेकंड ऑथर ने कहा कि कई ट्रिब्यूनल्स ऐसे हैं जो कि रिटायर्ड जजेस को यूज करते हैं। अब आप जब रिटायरमेंट की एज 70 साल कर दोगे या बहुत बढ़ा दोगे तो फिर उन ट्रिब्यूनल्स में काम करने जाएगा कौन, फिर वो ट्रिब्यूनल्स में कौन काम करेगा। रिटायरमेंट के बाद तो वो कुछ किसी काम की ही नहीं रहेंगे। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में एज जो है रिटायरमेंट की वो 65 ईयर्स है, एंड हाई कोर्ट में जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 ईयर्स है। ठीक है ना। 114th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस टू 65 ईयर्स। 2010 में एक बिल इंट्रोड्यूस जरूर किया गया था जिसमें कहा गया था कि रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट जजेस की 65 ईयर्स कर दी जाए, लेकिन तब वो कंसिडरेशन में नहीं किया गया था पार्लियामेंट में, एंड दिस डिसॉल्व विद द 15th लोकसभा, और ये बिल फिर डिसॉल्व हो गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दूसरा ऑथर ने एक और पॉइंट उठाया कि जो नॉन परफॉर्मर्स है वो भी बेनिफिट ले लेंगे। देखो हर आदमी तो अच्छा परफॉर्म करता नहीं है। जब आप रिटायरमेंट की एज बढ़ाओगे तो दोनों के लिए बढ़ाओगे, चाहे परफॉर्मर हो चाहे नॉन परफॉर्मर हो, और फिर ऐसे जो बेकार टाइप के लोग हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनकी भी एज बढ़ जाएगी रिटायरमेंट की, फिर वो भी गवर्नमेंट पे एक वजन के रूप में रहेंगे। सानिया मिर्जा ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन द फ्लाइट पाथ टू बी इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट। यहाँ पे सानिया मिर्जा के बारे में आया है, डॉटर ऑफ अ टीवी मैकेनिक फ्रॉम जसोवर विलेज इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। शी मे बिकम इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर एज शी हैज क्लियर्ड द नेशनल डिफेंस अकेडमी एग्जामिनेशन। तो एनडीए का एग्जामिनेशन शी हैज क्लियर्ड विद 149 रैंक एंड शी माइट बिकम इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट। मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट बन सकते फ्यूचर में। अब इफ ऑल गोज वेल विद साइना मिर्जा देन शी कैन बिकम विद दैट है ना। सो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू हर, शी हैज वर्कड हार्ड एंड शी हैज स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर टू क्लियर ऑल दिस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट न्यूज है, सीपीसीबी रिपोर्ट शोज फ्यूअर पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस बट वर्स्ट वंस रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पे सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी रिपोर्ट निकाली है, एंड इस रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरीके से जो रिवर्स हैं, पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं, वो डिक्रीज हुए हैं, एंड दीज स्ट्रेचेस have decreased from 351 in 2018 to 311 in 2022 है ना। और ये स्ट्रेचेस तो जरूर डिक्रीज हुए हैं, लेकिन जो वर्स्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेस थे वो आज भी वैसे ही हैं। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आप सबको पता होगा कि इसका जो फॉर्मेशन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वो 1974 यानी कि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट से बना था 1974 में, और 1981 में फिर एक और एक्ट आया था एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया। तो सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आप याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और टर्म यहां मेंशन था, बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हम बोलते हैं, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हाइल दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर्स अंडर द एरोबिक कंडीशन। अब होता क्या है कि पानी के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज रहती हैं, पानी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट रहते हैं। अब उन वेस्ट आइटम्स को डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरियाज हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब समझना इस चीज को, जितना ज्यादा वेस्ट रहेगा, जितने ज्यादा वेस्ट रहेंगे पानी के अंदर, उतनी ज्यादा डिमांड रहेगी, क्योंकि भाई देखो आपको उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए।
अब वेस्ट अगर ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, वेस्ट अगर कम है तो कम ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर बीओडी की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा है, इसका मतलब है कि पानी में वेस्ट ज्यादा है, पानी ज्यादा गंदा है। तो अगर वाटर क्वालिटी आपको चेक करनी है तो आप बीओडी की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। बीओडी जितना मात्रा में रहेगा वो डिटरमाइन करेगा कि पानी का क्वालिटी कैसा है। एंड कल इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा दिया। नाउ इफ वी विन द सीरीज 3-1 और 2-0 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, then we will be in the World Test Championship race. Otherwise, we won't be there. So that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.